मैं हूं हैदर खान अलैदर रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स मल्टी गार्डन B17 इस्लामाबाद से आपकी खिदमत में हाजिर हूं। रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर जितनी भी अच्छी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं उनकी अपडेट्स इसी यूट्यूब चैनल से और फेसबुक पेज से आपके साथ शेयर करता रहता हूं, तो लिहाजा आप इन दोनों प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े रहें ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहें। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जी IMF के हवाले से, FBR के हवाले से, और ये कहा जा रहा है कि रियल एस्टेट का अब तो पाकिस्तान से जनाजा निकलने वाला है और जो हमारे ओवरसीज़ इन्वेस्टर्स हैं या जो लोकल भी इन्वेस्टर्स हैं वो इस टाइम अपनी प्रॉपर्टी औने पौने बेच रहे हैं। इसमें कितनी हकीकत है, कितना आपके ऊपर मज़ीद बर्डन पड़ने वाला है, और इस टाइम IMF किन 3 सेक्टर्स के ऊपर फोकस कर रहा है जहां से ज़्यादा वो गवर्नमेंट को सजेशन दे रहा है कि यहाँ से आप ज़्यादा कलेक्शन कर सकते हैं। सबसे पहले बात की जाए तो इस टाइम हमारी चूँकि हुकूमत मजबूर है और हुकूमत के पास कोई और रास्ता मौजूद नहीं है कि वो IMF के साथ डील करे और IMF का पैकेज अवेल करे। अगर IMF का पैकेज अवेल करेगा तो डेफिनेटली उनके पास बहुत बड़ी एक शराइत का एक पलंदा है जो उन्होंने डेफिनेटली वो रखना है हमारी गवर्नमेंट के सामने कि आप ये हमारी शराइत पूरी करें, जिसकी वजह से हम सिक्योर हो पाएंगे कि जहाँ से आप पैसा इकट्ठा करेंगे तो आप हमें रिटर्न करेंगे। सबसे पहले जो हमारी एग्रीकल्चर है, और एग्रीकल्चर आप जानते हैं कि पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी कंसिडर किया जाता है, लेकिन यहाँ पे टैक्सेशन का कोई प्रॉपर निज़ाम नहीं है। अब IMF ने ये कहा है कि यहाँ से आप प्रॉपर टैक्स इकट्ठा करें, उसके बाद जो आपकी ट्रेडिंग हो रही है, जो आपकी शॉप्स हैं, गली मोहल्ले की ऑफिसेज हैं जिसमें हम बेचारे डीलर भी आ रहे हैं, तो ये सारे उनके ऊपर भी है कि आप यहाँ से इन लोगों से भी टैक्स इकट्ठा करें, इनको भी टैक्स पैनल के ऊपर लेकर आएँ। और तीसरा जो आज की हमारी गुफ्तगू का महवर है वो है जी रियल एस्टेट, और रियल एस्टेट के ऊपर भी मज़ीद क्या कुछ पड़ने वाला है जिसकी वजह से लगता ये है कि अब रियल एस्टेट तो बिल्कुल फना बर्बाद होगी। कितनी हकीकत है सब कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान के अंदर इस टाइम जो टैक्सेस हैं इनको अब कंपैरिजन अगर किया जाए डेवलप कंट्री से तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उन डेवलप कंट्रीज़ में अभी भी टैक्सेस बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा छूट अभी भी है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे जो हमारा एलीट क्लास है, जो हमारा रिच तबका है, जो अरबों खरबों के मालियत के लोग हैं, उनको टैक्सेस के ऊपर छूट दी जाती है। जो बेचारे गरीब हैं, जो मुश्किल अपनी रोटी दिन का गुजारा करते हैं, उनके ऊपर टैक्सेस का बर्डन होता है। ये हमारी बदकिस्मती है और अभी तक यही हो रहा है, अभी तक यही प्रैक्टिस हो रही है कि जो बड़े लेवल के ऊपर लोग होते हैं उनको एक हर तरह का रिलीफ दिया जाता है। उनको अदालतें भी रिलीफ दे जाती हैं, उनको आपके अदारे भी रिलीफ दे जाते हैं, लेकिन इन केस के अगर खुदा न खास्ता किसी मिडिल क्लास या किसी गरीब बंदे के साथ मामलात होंगे तो वहाँ पे किसी किस्म का रिलीफ नहीं होता, उससे इबरत का निशाना बनाया जाता है। अभी भी जो टैक्सेस लग रहे हैं वो भी इसी तरीके से सूरत हाल है कि अब एग्रीकल्चर में भी जो बड़े बड़े जागीरदार होंगे डेफिनेटली वो टैक्सेस के अंदर छूट ले लेंगे, लेकिन जो बेचारा वो ज़मींदार होगा, वो किसान होगा जो बमुश्किल अपनी रोटी अपने दिन का गुजारा करता है, बमुश्किल अपने साल का पैसा इकट्ठा करता है, उसके ऊपर टैक्सेस की अंबार होगी। बावजूद इसके कि ये फिर भी इसी तरीके से होगा कि जागीरदार को उसके डोर स्टेप के ऊपर उनको तमाम स्प्रे खादें फैसिलिटी मिल रही होती हैं, लेकिन छोटा किसान जो है वो DAP और स्प्रे और बाकी जितनी भी खादें, जितनी भी उसकी पानी या बिजली की ज़रूरियात होती हैं, उसके लिए वो लाइनों में लगे रहते हैं। और इसके अलावा ट्रेडिंग के हवाले से भी देखा जाए तो यहाँ पे प्रॉपर कोई निज़ाम नहीं है। टैक्स हुकूमत को इम्पोज करना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन टैक्स के बाद आवाम को फैसिलिटेट भी करना चाहिए। टैक्स के बाद आवाम को फैसिलिटीज़ भी मिलनी चाहिए। वो लोग जो बेचारे ब्लैक में खादें स्प्रे ख़रीदते हैं उनको वो सारी चीज़ें आसानी से मुयस्सर होनी चाहिए ताकि वो अपने काम के ऊपर फोकस करें, बजाय कि वो लाइनों के अंदर लग के एक बोरी खाद के लिए 2-2, 3-3 दिन इंतज़ार करते रहें। तो ऐसा सब कुछ नहीं होना चाहिए। बहरहाल आज हम बात करेंगे जी रियल एस्टेट के मुतल्लिक। तो रियल एस्टेट में भी इसी तरीके से है कि रियल एस्टेट में अभी जो टैक्स लगे हैं या मजीद लगने जा रहे हैं, अगर यहाँ पे आवाम के अंदर, अगर इस टाइम हमारे एंड यूज़र को, इस टाइम हमारे इन्वेस्टर्स को फैसिलिटेट किया जाता है या रियल एस्टेट एजेंट्स के ऊपर टैक्स लगता है और रियल एस्टेट एजेंट्स को भी फैसिलिटेट किया जाता है, तो हमें इस चीज़ के ऊपर कोई इतराज़ नहीं है, बिल्कुल लगना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद अगर हमारा इन्वेस्टर अनसिक्योर है, हम अब अगर किसी अपने इन्वेस्टर की इन्वेस्टमेंट किसी हाउसिंग प्रोजेक्ट के अंदर करवाते हैं और साल 2 साल के बाद पता चलता है कि वो प्रोजेक्ट ही गायब हो गए, तो हम वो हाउसिंग प्रोजेक्ट तो वहाँ पे उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है हमारे ऊपर। वो हमारा क्लाइंट था, वो हमारा क्लाइंट, उसके ऊपर और हमारे ऊपर उसका इत्मीनान कायम था। तो ये वो चीज़ें हैं जहाँ पे गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए
कि इन तमाम हाउसिंग सोसाइटीज़ के ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लें कि सबसे पहले जब भी वो कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करती हैं उनके पास ज़मीन का होना ज़रूरी है। जो फाइल वो बेच रही होती हैं उसका ज़मीन मौजूद होनी चाहिए। अगर लेट्स सपोज उनके पास वो ज़मीन ही नहीं मौजूद, अगर 500, अमूमन यहाँ पे ये होता है कि हाउसिंग सोसाइटीज़ जो होती हैं वो 500,000 कनाल ज़मीन परचेज़ करती हैं, थोड़ा सा एक मेन जो रोड है वो बना देती हैं, 4-5 मशीनरियाँ ख़राब वहाँ पे खड़ी कर देती हैं, एक मेन गेट जो है वो तामीर कर देते हैं, उसके बाद हज़ारों के हिसाब से वो फाइलें बेच रहे होते हैं। तो जिसकी वजह से तबाही और बर्बादी मचती है, जिसकी वजह से इन्वेस्टर भी परेशान है। 10-10 साल 15-15 साल गुजर जाने के बावजूद यहाँ पे लोगों ने 10-10 15-15 लाख की प्रॉपर्टी परचेज की है, आज उनकी 50,000 की भी फाइल की वैल्यू नहीं है। तो जब इस तरीके से इन्वेस्टर्स के साथ किया जाएगा तो वो कहाँ से आपको टैक्स देंगे, वो किस तरीके से आपके ऊपर एतमाद करेंगे। ये सारी चीज़ें अगर गवर्नमेंट इसको अपने कंट्रोल में कर लेती है, सारी चीज़ें अपने पैनल के ऊपर ले आती है ताकि किसी किस्म की कोई ज़्यादती ना हो। अगर एक बंदे ने एक प्रॉपर्टी परचेज की है तो उसको कम से कम वो प्रॉपर्टी मिलनी चाहिए, और वो प्रॉपर्टी जो उसके साथ कमिटमेंट की है कि ये तमाम फैसिलिटीज़ के अंदर इसके ऊपर ये तमाम जो इसकी रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट होनी चाहिए, मुकम्मल डेवलपमेंट होनी चाहिए। 3-4 साल 5 साल के बाद पता चलता है कि यहाँ पे जो अभी ये एनओसी नहीं मिल रहा, तो फलां एनओसी नहीं मिल रहा, तो फलां अदारा भी जिससे रजिस्टर्ड नहीं कर रहा। इस तरह के मसाइल एंड यूज़र के खाते में या उस टेंशनों के लिए उसने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं की होती। तो डेफिनेटली गवर्नमेंट जब इसकी इन चीज़ों के ऊपर फोकस करेगी तो फिर अगर कोई टैक्स लगाती भी है तो एंड यूज़र को टैक्स देने में किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अच्छा, एक चीज़ जो अभी मैं आपके साथ क्लियर करता चलूँ कि जो अभी इस टाइम रियल एस्टेट के मुतल्लिक टैक्स की खबरें आ रही हैं कि IMF मज़ीद ये करने जा रहा है, FBR आपका ज़्यादा मुतहरक हो गया है, तो ये चीज़ें अभी आप जो टैक्स दे रहे थे ऑलमोस्ट एंड यूज़र के ऊपर सेम है। किसी किस्म का नए टैक्स की इस टाइम तक कोई खबर नहीं आ रही। एक जो चीज़ है वो इस टाइम ये की जा रही है कि जो आपकी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, जो आपकी एक तो रजिस्ट्री वाली प्रॉपर्टी होती है, दूसरी वो जो सोसाइटी ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी होती है। अब आप जितनी भी आप बड़े शहर हैं उसके अंदर जो सिटी के अंदर जितनी भी प्रॉपर्टी है वो ज़्यादातर वहाँ पे हाउसिंग सोसाइटीज़ ही अपने ही ट्रांसफ़र कर रही हैं, और वो सारा टैक्स जो है वो खुद इकट्ठा करती हैं और ख़ुद फिर टैक्स जो है वो गवर्नमेंट को आगे जमा करवाती हैं। लेट्स सपोज कि वो 1000 फाइल ट्रेड करते हैं, ये 1000 फाइल जो है वो ट्रांसफ़र करते हैं, तो उसमें वो 300-400 या 500 के पैसे जो हैं टैक्स की मद में जो उन्होंने इकट्ठे किए होते हैं वो गवर्नमेंट को जमा करवाते हैं, बाकी वो खुद ही हजम कर जाते हैं, जिसकी वजह से वो एक्चुअल अमाउंट जो है वो गवर्नमेंट को नहीं मिलती। इसके अलावा जो हाउसिंग सोसाइटीज़ ओपन फाइल्स के अंदर ट्रेड कर रही होती है, और डेफिनेटली जब ओपन फाइल के ऊपर ये फैसिलिटीज़ हाउसिंग सोसाइटी दे रही होती है उनको उसमें अपना बेनिफिट होता है, जिसकी वजह से वो अपनी प्रोजेक्ट की ट्रेडिंग बढ़ाना चाहते हैं, अपने प्रोजेक्ट की एवेल्युएशन में इजाफा करना चाहते हैं। तो गवर्नमेंट चाहती है ये सारी चीज़ें जो है FBR के पैनल के ऊपर हों, जितने उनके पास प्लॉट हों उतनी ही वो ट्रेडिंग करें। तो लिहाजा ये जो प्रोपोगंडा इस टाइम किया जा रहा है कि एंड यूज़र के ऊपर इस तरह का बड़ा बर्डन पड़ने वाला है, तो ऐसा इस तरह का अभी कोई खबर सामने नहीं आई। ये सिर्फ और सिर्फ हाउसिंग सोसाइटीज़ को इस टाइम कंट्रोल किया जा रहा है, और अगर हाउसिंग सोसाइटीज़ कंट्रोल इस तरीके से गवर्नमेंट लेवल के गवर्नमेंट पैनल के ऊपर आ जाती हैं, FBR के पैनल के ऊपर आ जाती हैं, तो इसमें एंड यूज़र जो है वो ज़्यादा सिक्योर है, इसमें इन्वेस्टर ज़्यादा सिक्योर है, और इसके ऊपर अगर आ जाता है तो फिर अगर रियल एस्टेट एजेंट्स के ऊपर भी टैक्स लगता है तो बिल्कुल हम देने को तैयार हैं। तो लिहाजा जिन लोगों के पास इस टाइम प्लॉट्स हैं वो अपने जिस तरीके से एज यूजुअल फाइलर है तो 3%, नॉन फाइलर है तो वो 6%, अगर परचेजर है तो नॉन फाइलर तो 10.5%, अभी एज इट इज़ उसी मुताबिक आप अपने तमाम टैक्सेस जमा करवाएंगे। और इसके अलावा जिनके पास अभी फाइल्स हैं, जिनके पास अभी बुकिंग जिन लोगों ने करवाई है, तो डेफिनेटली वो बुकिंग के हवाले से ही उसी अमाउंट जितनी की उन्होंने बुकिंग करवाई है, जितनी उन्होंने इंस्टॉलमेंट जमा करवाई है, उसी के हिसाब से वो टैक्सेस देंगे। जिस तरह मल्टी गार्डन B17 ने एक अपने तौर पे किया था कि इन्होंने आपसे जब बुकिंग करवाई थी तो बुकिंग के ऊपर भी आपसे टैक्स ले लिया था, और इसके अलावा जो आप क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट जमा करवाते थे तो इंस्टॉलमेंट के साथ ही आप लेट्स सपोज 1,25,000 रुपया उसकी इंस्टॉलमेंट थी, तो तकरीबन 2500-2600 रुपया जो था वो आपने एक्स्ट्रा टैक्स की मद में साथ साथ जमा करवा रहे थे, जिसकी वजह से आपके ऊपर कोई ऐसा बर्डन नहीं पड़ रहा था। तो ये वो चीज़ें होंगी जिस तरीके से आपके ऊपर इम्पेक्ट की जा रही हैं, लेकिन सबसे बड़ा इस टाइम ज़रूरत इस बात की है कि आप हाउसिंग सोसाइटीज़ को कंट्रोल करें। अगर गवर्नमेंट इसके ऊपर कर लेती है, जिन लोगों के साथ इस टाइम नाइंसाफ़ी हो रही है कि 10 साल गुजरने के बावजूद लोगों को प्लॉट नहीं मिलता, या अगर चंद लोगों को प्लॉट मिल जाता है बाकियों को नहीं मिलता, तो ये सरासर नाइंसाफ़ी है, ये उन लोगों के साथ ज़्यादती है। इन चीज़ों को कंट्रोल करें, और बाकी जो टैक्स
वो इंशाल्लाह पहले भी लोग जमा करवा रहे हैं और इंशाल्लाह लोग बाद में भी करवाएंगे। जो दरमियान में टैक्स चोरी हो रहा है, सबसे बड़ा एजेंडा, सबसे बड़ा जो इस टाइम प्रॉब्लम, उसको कवर करना है, उसको कंट्रोल करना है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि इन तमाम तर जो IMF के जो पैकेजेस हैं या IMF के जो डील हैं, वरना तो मुझे इस चीज़ की उम्मीद नहीं थी। उम्मीद करता हूँ कि IMF की वजह से हमारा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इंशाल्लाह सिस्टम मज़ीद बेहतर हो जाएगा। अल्लाह पाक से दुआ है कि आने वाले दिनों में मज़ीद पाकिस्तान को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। तो मज़ीद इस तरह की अपडेट्स और वीडियो के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और अपना ख्याल रखें। रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर कोई भी आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कोई भी चीज़ सेल करना चाहते हैं या परचेज़ करना चाहते हैं, तो आप इसी नंबर के ऊपर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।